नमस्कार, जिंदा एकेडमी के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का ये जो लेक्चर नंबर है वो है 39वां लेक्चर। तो इससे पहले जो लेक्चर था उससे 38वें लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था उसको मैं एक बार के लिए आपके सामने क्विक रिवाइज करा देता हूँ। 38वें लेक्चर के अंतर्गत सबसे पहले हमने पढ़ा था सरल यादृच्छिक प्रतिचयन। सरल यादृच्छिक प्रतिचयन क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। सरल यादृच्छिक प्रतिचयन, कोई भी एक समष्टि है आपके सामने और उस समष्टि में से कोई भी एक इकाई चुन ली जाए, कोई सी भी रैंडमली, तो उसके चुने जाने की यदि प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है इक्वल। फिर मैंने ये बताया था कि सरल यादृच्छिक प्रतिचयन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है कि हमें जो समष्टि से चुनी गई इकाई को यदि वापस समष्टि के अंदर रखना है तो उसको कहा जाता है सरल यादृच्छिक प्रतिचयन प्रतिस्थापन सहित विधि। और यदि उसी इकाई को, चुनी गई इकाई को वापस नहीं रखा जाए तो उसको बोला जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो मैंने कल का जो लेक्चर था वो टोटल टू टोटल विदाउट रिप्लेसमेंट के ऊपर चला था, और जो आज का ये जो लेक्चर है वो है विद रिप्लेसमेंट के साथ। मतलब जो चुनी हुई इकाई को यदि मैं समष्टि के अंदर वापस रख देता हूं तो वो कहलाते हैं सरल यादृच्छिक प्रतिचयन प्रतिस्थापन सहित मेथड। और जो कल वाला मेथड था वो था प्रतिस्थापन रहित मेथड। तो कल वाले के अंदर मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले लिखाए थे वैसे वैसे ही फॉर्मूले आज जो एक विद रिप्लेसमेंट के साथ है उसके अंदर भी वही फॉर्मूले लिखाए जाएंगे। उन फॉर्मूले के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आज बता दूंगा, और जो इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा दूंगा। बाकी आप नोट्स बनाना, नोट्स को देखना, रिवाइज कराना, बस यही काम सबसे बेस्ट है। तब आपको जाके समझ में आएगा कि भाई सबसे जो नोट्स लिख रहे हैं वो नोट्स क्या है और कैसे इनको पढ़ना है। तो चलिए मैं बिना किसी देरी के ऊपर आपको बता देता हूँ कि जो आज का जो लेक्चर है वो है सैंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट के ऊपर। जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सबसे पहला है कि यदि इसमें से कोई भी एक इकाई चुनते हैं तो उसको बार बार इकाई को चुन सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि चुनी गई इकाई को वापस समष्टि के भीतर रखा जाता है। और जैसे ही यदि समष्टि के भीतर रखा जाता है तो इकाई हम रैंडमली चुनते हैं तो हो सकता है वही इकाई वापस हमारे हाथों में लग जाए। ऐसे होता है कि ऐसे SRSW के अंदर समष्टि की कोई भी इकाई एक से अधिक बार चुनी जा सकती है। फिर आता है कि इसमें जो दूसरा जो नंबर पॉइंट है वो है एन आकार की समष्टि। समष्टि का आकार कितना है वो कैपिटल एन, उसमें से स्मॉल एन आकार की यदि प्रतिदर्श समूह की संख्या यदि कितनी होगी वो एन की पावर एन होगी। ये एग्जाम अब की बार एसओ के अंदर आया है, और ये मैंने जब एसओ दिया था उसके अंदर 100% ये क्या हुआ था, गलत हुआ था मेरा। फिर आता है कि इसमें समष्टि की किसी भी इकाई के किसी तरह के चुने जाने की प्रायिकता कितनी होती है, वो होती है 1/n। फिर आता है कि इसके इसमें मतलब SRWR के अंतर्गत प्रतिदर्श का जो माध्य होता है इसको स्मॉल वाई एन के द्वारा दिखाया जाता है। ये कल वाले लेक्चर के अंदर हमने भली भांति पढ़ा था। और समष्टि का जो माध्य होता है वो कैपिटल वाई एन के द्वारा दिखाया जाता है। तो स्मॉल वाई एन है वो हमेशा कैपिटल वाई एन का क्या होता है, अनभिनत आकलन होता है या फिर अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है। और इसको किस प्रकार डिनोटेड किया जाता है, ई कोष्टक में वाई स्मॉल वाई एन का बार इक्वल टू कैपिटल वाई एन बार होता है। यहाँ से क्या होता है कि आपके पास प्रतिदर्श का जो माध्य प्रसरण होता है और जो समष्टि का प्रसरण, समष्टि का जो प्रसरण होता है जो उनका क्या होता है, अनभिनत आकलन होता है। तो यही मैंने आपके पास कल ज्ञान होगा तो यहाँ पर आपके पास मतलब ये अनभिनत आकलन नहीं होता है। तो जैसे देखो कल वाले लेक्चर के अंदर मैं देखना 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 चाहता हूँ, तो ये देखो यहाँ पर आपके पास अभिनत आकलन होता है। और तो यहाँ पर आपके पास जब WR के अंदर रहते हैं तो आपके पास क्या होता है, अनभिनत आकलन होता है। तो प्रतिदर्श प्रतिदर्श माध्य का जो प्रश्न निकालते हैं वो किस प्रकार से निकल जाता है, सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार निकल जाता है कि n माइनस का 1 अपॉन कैपिटल एन स्मॉल एन इंटू कैपिटल एस का स्क्वायर। अब कैपिटल एस स्क्वायर एंड सिग्मा स्क्वायर के बीच में हमने रिलेशन कल वाले लेक्चर के अंदर पढ़ा था। जब एस स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ से लिख दूं तो एस स्क्वायर की वैल्यू यदि इस फॉर्मूले से यदि मैं इस पॉइंट से यदि मैं लिख लूं तो फिर वहां पर आपके पास क्या बन जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन, जो कट पिट के यहाँ पर बचाएगा। प्रतिदर्श माध्य के जो प्रसरण की जो स्टैंडर्ड एरर होती है वो किस प्रकार डिनोटेड की जाती है कि रूट n माइनस का 1 अपॉन एन एन इंटू कैपिटल एस स्क्वायर। उसमें और इसमें सिर्फ फर्क इतना ही है कि वहां पर 1 की जगह स्मॉल एन आ जाता है। इन फॉर्मूलों को आपको कंफ्यूजिंग नहीं होना है, इन दोनों फॉर्मूलों को या तो फिर आपके जो दीवार होती है जहाँ पढ़ने वाले तो वहां पर चिपका लेना कि मतलब SWR के अंदर ये फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है और इसके अंदर ये फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है। वहां पर आपको वैल्यू दे दी जाएगी और सब कुछ देता है, आपको सिर्फ वैल्यू फॉर्मूले के अंदर पुट करना है और आपकी वैल्यू निकालना है। अब ये छोटी मोटी कैलकुलेशन करना आपको आनी चाहिए। फिर होता है प्रतिदर्श माध्य के लिए प्रसरण का अनभिनत आकलन कैसे निकाला जाता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो स्मॉल एस स्क्वायर अपॉन एन होता है।
एसआरएस डब्ल्यूआर के अंदर जो एन आकार की जो समष्टि है उसमें से एन आकार की किसी प्रतिदर्श की चेन होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, 1/n होती है। फिर एक सबसे जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है कि डब्ल्यू आर और डब्ल्यू आर का जो वेरियंस होता है इनके बीच में रिलेशन किस प्रकार दिखाया दिखाया जाता है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट का जो वेरियंस होता है वो होता है लेस देन विथ रिप्लेसमेंट से। इसलिए जो डब्ल्यू आर का जो आकलन होता है वो सबसे अच्छा और सबसे कुशल माना जाता है। फिर ये भी लिखा है कि सरल यादृच्छिक प्रतिचयन विधि व्यक्तिगत पूर्वाग्रह या फिर व्यक्तिगत पक्षपात से क्या होती है, मुक्त होती है। फिर ये भी लिखा है यदि समष्टि की इकाइयां सजाती हो, समष्टि की इकाई सजाती है का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास एक बोरी गेहूं है तो उस गेहूं के बोरी के अंदर क्या है, सारे के सारे क्या है कि गेहूं ही गेहूं है। तो आपके पास जो सबसे ज्यादा यदि हमारे को प्रतिचयन की विधि चुनना है तो वो कौन सी चुनेंगे, सरल यादृच्छिक प्रतिचयन की विधि चुनेंगे। फिर मैंने इसी फॉर्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन लिया है, तो महत्वपूर्ण बात की जो पहली पॉइंट थी उसके ऊपर एक क्वेश्चन लिया है। यदि एस आर एस डब्ल्यू आर में प्रतिदर्श माध्य का प्रसरण V1 है और डब्ल्यू आर के प्रतिदर्श माध्य का प्रसरण V2 है तो के एक कोई भी एक वैल्यू दे दी इसका इक्वल V1/V2 हो तो के की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर है जो इसको मैंने V1 मान लिया, इसको मैंने V2 मान लिया। V1/V2 पूछा है तो V1/V2 तो लेस देन क्या हो जाएगा, 1 से लेस देन हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, 1 नंबर होगा। तो ये था आपके पास जो डब्ल्यू आर के जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने आपको बताए थे। मैंने मेरी तरफ से बेस्ट लेक्चर देने की कोशिश की है। आप इन नोट्सों को अपने नोट्स के अंदर उतारोगे, उनको पढ़ोगे, फिर समझने की कोशिश करोगे तो आपके लिए 100% रामबाण होगा। तब तक के लिए आपने ये जिंदा अकेडमी सर्च किया और इस पर विश्वास किया, के लिए धन्यवाद।